हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिजिक्स गिरी। इट्स अनिर्बान सर हियर। पर एक बात बताओ, प्रीवियस वीडियो जो था उसमें हमने क्या सीखा? वी टॉक्ड अबाउट वेव फ्रंट्स। और ये वेव फ्रंट का कंसेप्ट आज का वीडियो, इनफैक्ट ये पूरा चैप्टर समझने के लिए बहुत 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 ज़रूरी है। अगर नहीं देखा प्रीवियस वीडियो, अभी के अभी इस वीडियो को बंद करो, पहले इसके प्रीवियस वीडियो को अच्छे से देखो, द कंसेप्ट ऑफ वेव फ्रंट। सो बिफोर आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट टुडेज कंसेप्ट, एक बार मैं वेव फ्रंट के आइडिया को रिवाइज करवाना चाहूँगा। तो वेव फ्रंट होता क्या? व्हाट इज ए वेव फ्रंट, राइट? वेव फ्रंट ऐसा एक सरफेस है जो उन सारे जगहों को, उन सारे पॉइंट्स को जोड़ता है विच आर इन द सेम फेज ऑफ डिस्टर्बेंस। और गेटिंग द पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल एक जस्ट इमेजिन करो कि एक शांत सा लेक है, उसमें तुमने एक पत्थर फेंका तो तुमने रिपल्स देखा होगा, राइट? तो ये जो रिपल्स के फॉर्म में वेव ट्रैवल करता है, तो कंसेंट्रिक सर्कल्स जो तुमको दिखाई देता है पानी के सरफेस में, उसी को ही हम वेव फ्रंट्स बुलाते हैं। उस कंसेंट्रिक सर्कल्स में हर एक पॉइंट का जो डिस्टर्ब्ड स्टेट है, इट इज एग्जैक्टली सेम। All the particles on those concentric circles are in the same state of disturbance or they're in the same phase. Is that clear? तो Huygens प्रिंसिपल जो इस एपिसोड का डिस्कशन है, हाइगन्स प्रिंसिपल बोलते हैं इसको, ठीक है? तो इस प्रिंसिपल से हम ये बता पाएंगे कि अगर एट टाइम t इक्वल टू 0 तुमको कोई वेव फ्रंट दिखाई दे रहा है, t इक्वल टू टाउ टाइम के बाद ये वेव फ्रंट कहाँ होगा और दिखने में कैसा होगा, ये बताने के लिए हमको हाइगन्स प्रिंसिपल हेल्प करेगा, बताएगा कि कैसे हम इसको बता सकते हैं, ठीक है? और इसके बाद हम एक ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, हाइगन्स ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। और उस कंस्ट्रक्शन को यूज करके हम प्रॉपरली ड्रॉ करके दिखा पाएंगे कि वेव फ्रंट टाउ टाइम में कहाँ पर है और वो दिखने में कैसा है। So let's start off with the principle first. Very interesting principle. Let us first see this diagram. ये diagram दिख रहा है सबको? Okay. ये जो blue color का wave front दिख रहा है, this is the wave front at time t equal to 0. Try to understand. ये हमारा wave front है at time t equal to 0. और हाइगन ने ये कहा कि इस wave front में बहुत सारे मीडियम के पार्टिकल्स हैं। मैं कहूँगा कि तुम एक बार ये इमेजिन करो कि ये एक पानी का रिपल है। रिपल का एग्जांपल दिया था ना जस्ट नाउ, तो वो रिपल एक बार इमेजिन करो। तो ये पानी का एक रिपल है और यहाँ पर जितने सारे पानी के पार्टिकल्स हैं, दिख रहा है? जितने सारे पानी के पार्टिकल्स हैं, all these particles are basically disturbed in the same manner. They are in the same phase. And एक बार ये इमेजिन करो कि सारे जो पार्टिकल्स हैं वो अपने जगह पर ऊपर नीचे क्या कर रहे हैं? ऑसिलेट कर रहे हैं। और सारे पार्टिकल्स एक साथ ऑसिलेट कर रहे हैं इस ब्लू कलर के वेव फ्रंट में। दे आर हैविंग द सेम फेज। एक साथ ऊपर जा रहे हैं, एक साथ 0 पे आ रहे हैं, एक साथ नेगेटिव मैक्सिमम में जा रहे हैं, फिर से 0 में आ रहे हैं, फिर पॉजिटिव मैक्सिमम में आ रहे हैं। दे आर इन द सेम फेज। तो हाइगन ने ये कहा कि भाई साहब, आपको ये मानना है कि इस वेव फ्रंट में, इस पर्टिकुलर वेव फ्रंट में हर एक ऑसिलेटिंग मीडियम पार्टिकल जो है, एवरी ऑसिलेटिंग मीडियम पार्टिकल विल बिहेव एज ए सेकेंडरी सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। बात समझ में? मैंने क्या कहा? हर एक ऑसिलेटिंग पार्टिकल एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस जैसा बिहेव करेगा। एग्जैक्टली। अभी ये एक बार सोच के बताओ कि सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस क्या करता है? इफ देयर इज अ सोर्स जो कि डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस कर रहा है, वो क्या करता है? वो अपने चारों तरफ वेव को प्रोपोगेट करवाता है इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट्स भेजता है। तो अगर ऐसा है और अगर ऐसा कहा जा रहा है कि इस पर्टिकुलर ब्लू कलर के वेव फ्रंट में हर एक मीडियम पार्टिकल एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस है, तो हर एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस अपना खुद का एक वेव फ्रंट क्रिएट करेगा, अपना खुद का एक वेव फ्रंट जनरेट करेगा। इज दैट क्लियर? कुछ ऐसा ध्यान से देखो यहां पर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये जो है, this is a secondary source of disturbance, this is also a secondary source of disturbance, this is also a secondary source of disturbance, this is also a secondary source of disturbance. And if you see the diagram properly, अगर इस diagram को ध्यान से देखोगे, इस secondary source of disturbance ने अपना खुद का एक wave front बनाया है, इसने भी अपना खुद का एक wave front बनाया है, इस वाले ने भी अपना खुद का एक wave front बनाया है, इस वाले ने भी अपना खुद का wave front बनाया है। Is that clear? And that's because all of them are being disturbed in the same fashion. They are generating wave fronts at the same time. तो एक बात बताओ, यहाँ से tau time के बाद, let us say this is time t equal to 0. This is the shape of the wave front at time t equal to 0. So at time t equal to tau,
एक बात बताओ, यहाँ से जो वेव निकलेगा वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, v इंटू टाउ। सिमिलरली यहाँ से जो वेव निकलेगा वो भी कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, v इंटू टाउ। सिमिलरली यहाँ से जो वेव फ्रंट निकलेगा वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, दैट विल आल्सो बी इक्वल टू v इंटू टाउ, और ये भी v इंटू टाउ ही ट्रैवल करेगा। इज दैट क्लियर? समझ में आया? द वेव इज ट्रैवलिंग in all the directions with the same speed, and for the same amount of time they will travel the same amount of distance, right? So tau टाइम के बाद t equal to 0 पे इन जगहों से जो वेव फ्रंट क्रिएट हुआ था टाउ टाइम के बाद, ये सारे जो सेकेंडरी वेव फ्रंट्स हैं, ये जो क्या ये रेड कलर का जो तुमको वेव फ्रंट्स दिख रहा है, उनका शेप ऐसा बन जाएगा। इज दैट क्लियर? पक्का समझ में आया? तो हगिंस ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन क्या है ये समझो। हगिंस ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन ये कहता है कि टाउ टाइम के बाद हर एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस का वेवफ्रंट बनाओ, उसके बाद एक टेंजेंट ड्रॉ करो। क्या कहा मैंने? क्या ड्रॉ करने के लिए बोला? मैंने कहा कि एक टेंजेंट ड्रॉ करो जो सारे सेकेंडरी वेवलेट्स, हम सेकेंडरी वेवलेट्स भी बोल सकते हैं, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, हम सेकेंडरी वेवलेट्स भी बोल सकते हैं, तो सारे सेकेंडरी वेवलेट्स को छू के गुजरेगा। टेंजेंट तो छू के ही गुजरता है, राइट? तो अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो जो टेंजेंट का शेप होगा जो हर सेकेंडरी वेवलेट को छू के निकला है, दैट शेप ऑफ द टेंजेंट विल रिप्रेजेंट द न्यू वेवफ्रंट आफ्टर द टाइम t इक्वल टू टाउ, और एट टाइम t इक्वल टू टाउ। इज दैट क्लियर? क्या तुमको ये बात समझ में आया? फिर से और एक बार, चलो मैं काम करता हूँ और एक नए डायग्राम में तुमको ये दिखाता हूँ। ये डायग्राम आई होप से तुमको समझ में आया। दिस इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। यहाँ से जो वेव वो रेडियली आउटवर्ड प्रोपोगेट करता है, तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर दिस पॉइंट्स विल बिहेव एज सेकेंडरी सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस एंड दे विल प्रोड्यूस देयर ओन वेवफ्रंट्स। दिख रहा है? अच्छा, मैं तुमको और एक डायग्राम दिखाता हूँ। फिलहाल इसको पॉज करो, पॉज करके लिखो जो भी मैंने बताया, जो कुछ भी बताया यहाँ पर बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। ओके, लेट्स सी दिस। कुछ नहीं, जो मैंने ऑलरेडी तुमको सिखा दिया वही चीज़ और एक बार रिपीट करने वाला हूँ। ध्यान से देखो, कहानी ऐसा है, द स्टोरी इज समथिंग लाइक दिस कि लेट अस से दिस is the planar wavefront and this is the wavefront at time t equal to 0, and Huygens principle states that every point on this wavefront will behave as a secondary source of disturbance and they will produce their own secondary wavelets. तो after time t equal to tau, यहाँ से जो वेवफ्रंट निकला था A1 पॉइंट से जो वेवफ्रंट निकला था वो यहाँ पहुँच गया, B1 से जो निकला वो यहाँ पहुँच गया, C1 से जो निकला वो यहाँ पहुँच गया, D1 से जो निकला वो यहाँ पहुँच गया। अभी अगर तुमको कोई पूछे कि भाई साहब तुम ये बताओ कि टाउ टाइम तो हो चुका है, तो नया वेव फ्रंट दिखने में कैसा और कहाँ पर होगा, तो तुमको सीधा सीधा क्या करना है, ये जो तुमको ब्लू कलर का सेकेंडरी वेवलेट्स दिख रहा है, इनके सरफेस कलर तुमको टेंजेंट ड्रॉ करना है। ध्यान से देखो, तो ये जो G1 G2 दिख रहा है, दिस इज द टेंजेंट विच इज ड्रॉन टचिंग ऑल द सेकेंडरी वेवलेट्स, और ये जो सरफेस तुमको दिख रहा है, ये जो तुमको लाइन दिख रहा है, दिस इज आवर न्यू वेव फ्रंट, दिस इज द वेव फ्रंट एट टाइम t equal to tau. Is that clear? Similarly यहाँ पर ये एक स्पेरिकल वेवफ्रंट है, जिसका सेकेंडरी सोर्सेस टाउ टाइम के बाद यहाँ पर पहुंचा है, तो ये अगर हम एक सरफेस बनाते हैं, दिस विल रिप्रेजेंट द सेकेंडरी वेवफ्रंट। Is that clear? यहाँ पर यही लिखा हुआ है, if you wish to determine the shape of the wavefront at t equal to tau, we draw the spheres of radius v into tau, right? From each point on the spherical wave, where v represents the speed of the wave in the medium. Fine. We now draw a common tangent. बताया था, to all the spheres we obtain the new position of the wavefront at t equal to tau. ठीक है? अच्छा, यहाँ पर लेकिन इस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन का एक छोटा सा ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक ये है, देखो ध्यान से सुनना। ड्रॉबैक ऐसा है कि अगर तुम एक पर्टिकुलर वेवफ्रंट के हर एक पॉइंट्स को सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ डिस्टर्बेंस मान रहे हो और तुम ये कह रहे हो कि वहाँ से फिर से सेकेंडरी वेवलेट्स जनरेट होगा, तो बात को समझो, ये जो सेकेंडरी वेवलेट जनरेट हुआ है वो आगे नहीं, वो पीछे भी जनरेट होगा। डू यू एग्री विद दिस? राइट? वो सेकेंडरी वेवलेट जो वो पीछे भी जनरेट होगा। डायग्राम इतना अच्छा नहीं है बट आई होप सो तुमको समझ में आ रहा है, वो पीछे भी जनरेट होगा। एंड एज बिकॉज ये पीछे जनरेट हुआ है, इसका मतलब है कि एक नया वेवफ्रंट हमको पीछे भी मिलना चाहिए। दैट मीन्स अगर तुम्हारे पास एक प्लानर वेवफ्रंट है तो टाउ टाइम के बाद एक आगे भी वेवफ्रंट मिलना चाहिए एंड टाउ टाइम के बाद एक पीछे भी वेवफ्रंट मिलना चाहिए। बट क्या ऐसा होता है?
एक बार ये सोच के देखो, क्या कुछ आया दिमाग में? एक बार इमेजिन करो, तुमने जो वो पत्थर फेंका था लेक में, तो रिपल्स किस तरह प्रोपोगेट करते हैं? सबने देखा, रिपल्स किस तरह प्रोपोगेट करता है? हमेशा रेडियली आउटवर्ड प्रोपोगेट करता है। वेव फ्रंट्स बाहर की तरफ जाता हुआ दिखता है, अंदर की तरफ आता हुआ नहीं दिखता। एंड दिस इज वन मेजर ड्रॉबैक ऑफ दिस हाइगन्स कंस्ट्रक्शन, जिसके अकॉर्डिंग पीछे भी वेव फ्रंट होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली ऐसा वेव फ्रंट पीछे होता नहीं है रियल लाइफ। तो हाइगन्स ने एक जुगाड़ किया, उसने कहा कि ओके चलो, मुझे पता है कि पीछे नहीं होता, लेकिन इस लॉजिक से तो पीछे होना चाहिए, तो हम एक बात ऐसा मान लेते हैं कि जो वेव फ्रंट आगे की तरफ बनता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में बनता है, ये जो सेकेंडरी वेवलेट बना है, उस वेव फ्रंट का एम्पलीट्यूड हम मैक्सिमम मानेंगे, और पीछे की तरफ का जो वेव फ्रंट है उसके एम्पलीट्यूड को हम 0 मान लेंगे। इज दैट क्लियर? और एक बात, जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में सेकेंडरी वेवलेट बना है या जो वेवफ्रंट बना है उसका एम्पलीट्यूड हम मैक्सिमम मान लेंगे, और पीछे के डायरेक्शन में जो वेवफ्रंट बना है उसके एम्पलीट्यूड को हम 0 मान लेंगे। इसका मतलब है कि पीछे कोई वेवफ्रंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन ये तो एक जुगाड़ हुआ ना, कोई लॉजिक नहीं रहा ना इसके पीछे। तो एक्चुअली ये ऐसा लॉजिक बैठता नहीं है, ऐसा ऐसा मान नहीं सकते, सही नहीं है मानना। तो इसका जो एक्चुअल रीज़न है ना, ये बहुत रिगोरस वेव थ्योरी से इस पर्टिकुलर आइडिया को अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सकता है कि पीछे की तरफ वेव फ्रंट क्यों नहीं होता, वेव हमेशा रेडियली आउटवर्ड ही क्यों ट्रैवल करता है। तो ये हमारे इस चैप्टर के स्कोप के बाहर है, तो हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। बस इतना समझ के रखना कि वेव फ्रंट पीछे जनरेट नहीं होता, वेव हमेशा रेडियली, नॉट रेडियली बोलना गलत है, हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोपोगेट करता है, हमेशा आगे प्रोपोगेट करता है। Is that clear? So I think so. This is all about Huygens principle and Huygens construction, right? I hope you've enjoyed this. प्लीज़ इन चीज़ों को अच्छे से नोट करके रखना, अच्छे से कॉपी करके रखना, बिकॉज आगे जाके तुमको यही हेल्प करेगा। इफ़ यू एनी डाउट प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट, आई विल बी वेरी हैप्पी टू रिप्लाई यू बैक। ठीक है? एंड प्लीज़ लाइक द बटन, कम ऑन, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है? चलो बाय, टेक केयर।